हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 पर। और बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 17 का आज ये लास्ट टॉपिक है और आज हमारे टॉपिक का नाम है हिस्टैरिसीस लूप। इस टॉपिक को बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और ये डिपेंड करता है हमारे इस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे। तो आज के बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अहम अहम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इस टॉपिक में से पूछे गए किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू का आंसर हम लोग ईजिली दे सकें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हों और आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसमें ये टॉपिक आपके पास लिखा हुआ हो। पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में देखें और इसके तमाम पॉइंट्स को अच्छा सा नोट करें। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप जो है ये बच्चों बेसिकली एक ग्राफ है और ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जब हमने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन को स्टडी करना होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। सॉफ्ट आयरन को अगर हम मैग्नेटाइज करें किसी भी सोर्स के साथ तो हम ये स्टडी करें कि सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह वेरी करती हैं, किस तरह से या कितनी जल्दी सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटाइज होता है या किसी भी तरीके से सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में सॉफ्ट आयरन किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, किस तरह से सॉफ्ट आयरन रिएक्ट करता है या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉफ्ट आयरन की जब उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाए। इस तरह से बच्चों सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके साथ हमारे पास एक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि स्टील है। तो स्टील की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि स्टील किस तरह से मैग्नेटाइज हो सकता है, किस तरह से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। स्टील को अगर हम कंपेयर करें सॉफ्ट आयरन से तो स्टील में मैग्नेटाइज होने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयरन के कंपैरिजन में किस तरह से है, क्या स्टील को आसानी के साथ डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है आयरन के कंपैरिजन में। तो इन सारी बातों को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप से अंडरस्टैंड करते हैं। ऑलराइट बच्चों, इसके अलावा बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो हिस्टैरिसीस लूप से हम लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लूप जो है दैट इज़ बेसिकली अ ग्राफ दैट इज़ यूज्ड टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसके ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लूप जो है अगर इसको डिफाइन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अ हिस्टैरिसीस लूप इज़ अ ग्राफ represents magnetic properties of a ferromagnetic substance using a magnetization सोर्स। इस तरह से हम लोग हिस्टैरिसीस लूप को डिफाइन कर सकते हैं या इसके बारे में इंट्रोडक्टरी लाइंस जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हिस्टैरिसीस लूप इज़ अ ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेटाइजेशन सोर्स। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्चुअली डोमेन्स होती हैं। राइट, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो फ़र्ज़ कीजिए जो कि हमारे पास ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास डोमेन्स हैं। एवरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ थॉट टू हैव डोमेन्स। राइट, यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन है या कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्मॉल एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर साइज़ में, और उस साइज़ में जो एटम्स हैं दैट आर ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू द पावर 12 से 10 रेज़ टू द पावर 16 एटम्स जो है वो हम लेते हैं, और इतने एटम्स से मिलकर एक डोमेन बनती है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक डोमेन को अगर एक एरो से शो करें तो इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स जो होंगी उनको एरो से रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह से ये डिफरेंट एरोस डिफरेंट डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट। तो जिस वक्त ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड होगा या अपनी एक नॉर्मल स्टेट में होगा, या हम कह सकते हैं कि अभी मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई इसकी, मतलब ये है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, लेकिन अभी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड नहीं है, अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है। तो उस वक़्त हम कहते हैं कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो डोमेन्स हैं दैट आर रैंडमली अलाइंड, राइट। ये हमें पता है, द डोमेन्स आर रैंडमली अलाइंड। कोई डोमेन इस तरफ को है, कोई इस तरफ को है, तो कुछ डोमेन्स इस तरह, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ। एक डोमेन जो है वो इतने एटम से मिलके बनेगी, और इतने एटम्स का जो रिजल्टेंट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको डोमेन रिप्रेजेंट करेगी। तो किसी डोमेन की डायरेक्शन इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी डोमेन की डायरेक्शन राइट को, कोई लेफ़्ट, कोई अप डाउन, कोई फ्रंट बैक, इस तरह डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी। तो हम कहेंगे कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इस वक्त अनमैग्नेटाइज्ड है, राइट। अब जो अगर हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहें, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो हैं, लेकिन उसको एक बाकायदा एक मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अरेंज करना चाहें, या इसके पोल्स बनाना चाहें कि एक एंड इसका नॉर्थ या एक एंड इसका साउथ हो जाए, इस तरह से इसको एक मैग्नेट बनाना चाहें, तो हम क्या करते हैं जो कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि इधर मैंने एक मैग्नेट रख दिया जिसका नॉर्थ पोल है, इधर मैंने एक मैग्नेट रख दिया जिसका साउथ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया, राइट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मौजूदगी में अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसकी जो डोमेन्स हैं अब ये अलाइंड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये डोमेन्स अलाइंड होंगी, तो फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह से ये तमाम डोमेन्स जो हैं इसके अंदर उन सब डोमेन्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी, राइट। एकदम से नहीं होगा, मतलब इसको कुछ टाइम लगेगा, ऑल्दो के मतलब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये टाइम बहुत थोड़ा हो सकता है, और किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आयरन है, सॉफ्ट आयरन, उसमें ये थोड़ा टाइम लेंगे, ये डोमेन्स थोड़ा सा टाइम लेंगी और अलाइंड हो जाएंगी। और अगर बच्चों ये स्टील है तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, और ये जितनी भी डोमेन्स हैं इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये सब अलाइंड हो जाएंगी, राइट। तो ये हो गई सिचुएशन इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जब हमने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो हम ये क्या कहते हैं बच्चों, इस केस में ये एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इस फॉर्म में ये एक मैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जब मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो डोमेन्स होती हैं, जो छोटे छोटे से मैग्नेट्स आप समझ लें कि उसके अंदर छोटे छोटे से मैग्नेट्स हैं, वो सारे मैग्नेट्स जो हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, और एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं जब उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब जो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे एज ए सोर्स कह लें, मैग्नेटाइजिंग सोर्स कह लें। ये जो मैंने यहाँ पे अल्फाज लिखे थे कि हिस्टेरेसिस लूप इज़ अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग अ मैग्नेटाइजेशन सोर्स। तो यहाँ पे ये जो मैंने मैग्नेट्स लगाए हैं, नॉर्थ और ये साउथ, इधर नॉर्थ और ये साउथ, तो ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ये एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन सोर्स है, राइट। तो इस सोर्स की मदद से हमने क्या किया कि ये जो
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था इसकी डोमेन्स को हमने अलाइंड कर लिया और ये अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म से मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में चले गए। ठीक है बच्चों, अब ये ज़हन में आपने रखना है हिस्टैरिसीस लूप को समझने से पहले। अब आप ज़रा इसको इस अंदाज में भी सोच सकते हैं बच्चों कि पहले हमने इस ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं था अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डोमेन्स जो है वो अलाइंड होना शुरू हो गई, राइट, मुकम्मल तौर पे अलाइंड होगी। अब आप इमेजिन करें कि अगर बच्चों हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें, तो ये भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इधर से नॉर्थ और इधर से साउथ, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दिया, मतलब मैग्नेटाइजेशन सोर्स हमने रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये डोमेन्स जो हैं ये अलाइंड रहेंगी, राइट, दिस इज क्वेश्चन। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो बच्चों ये जो डोमेन्स हैं ये अलाइंड नहीं रहेंगी, इनकी अलाइनमेंट ख़राब होना शुरू होगी। ये आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था कि टेम्परेचर की वजह से ये जो डोमेन्स हैं ये डी अलाइंड होना शुरू हो जाती हैं। डोमेन्स बेसिकली एटम्स हैं और एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जल्दी से डी अलाइंड हो जाएगी। अगर हम वैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देंगे तो इट मीन्स के टेम्परेचर तो ऑलरेडी है कोई ना कोई, तो उसकी वजह से ये डोमेन्स डी अलाइंड होना शुरू हो जाएंगी और कुछ टाइम लेंगी कि ये डोमेन्स जो हैं दोबारा डी अलाइन होकर उसी फॉर्म में चले जाएंगी जिस फॉर्म से उनको अलाइन किया गया था। तो उस वक्त हम कहेंगे कि दोबारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये अब डीमैग्नेटाइज हो गया या डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ चला गया। अब ये जो डोमेन्स का डी अलाइंड होना है ये डिपेंड करता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह का है। आयरन है, स्टील है, बार बार वही एग्जांपल, तो आयरन में ये जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा या स्टील में देर से डीमैग्नेटाइज होगा, वटएवर जो भी इसको टाइम जो है वो लगेगा और डी अलाइंड होगा। अब अगर मैं यूँ करूँ कि फिर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँ और अब की बार उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज कर दूँ, अब इस तरफ मैं नॉर्थ ले लूँ और इस तरफ साउथ ले लूँ, जिसका मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बच्चों मैंने चेंज कर दी नॉर्थ से साउथ की तरफ, राइट। तो लाइंस अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी, तो उस केस में दोबारा ये जो इसके अंदर डोमेन्स होंगी इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, अब इन डोमेन्स की जो कि सिचुएशन रैंडम हो गई थी दोबारा से अलाइन होना शुरू होगी, लेकिन अब की बार जो इसकी मैग्नेटाइजेशन होगी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया था उस केस में जो इसकी मैग्नेटाइजेशन हुई थी वो एक डायरेक्शन में हुई थी, लेकिन अब चूंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया तो अब इसकी मैग्नेटाइजेशन तो होगी, लेकिन इस मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, चेंज हो गई। तो अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फिर से मैग्नेटाइज्ड होगा और इस केस में मैग्नेटाइज होने में जो इसकी डायरेक्शन है वो पहली डायरेक्शन से ऑपोजिट है, राइट। पहले इस डायरेक्शन में अरेंज हुआ था, अब इस डायरेक्शन में डोमेन्स अरेंज हुई हैं, तो मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट हो गई। अब अगर फिर से इस मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर दिया जाए तो ये डोमेन्स जो हैं दोबारा अलाइंड फॉर्म से डी अलाइंड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएंगी। तो हम कहेंगे मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज फॉर्म से डीमैग्नेटाइज फॉर्म की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इसका मतलब जो ये है इस एग्जांपल से कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स को अलाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे लफ्ज़ों में कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जा सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करके उसको फिर से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके उसको फिर से मैग्नेटाइज किया जा सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये जो मैग्नेटाइजेशन है कि ये इस मैग्नेटाइज हो रहा है और फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, इस बिहेवियर को बच्चों हमने स्टडी करना है और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन सोर्स की। तो इन दोनों पैरामीटर्स को हम लेते हैं। चूँकि ग्राफ है तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों आपको पता है कि हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो उन दोनों वेरिएबल्स में एक तो होगा बच्चों इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या उसको बच्चों हम कहेंगे फ्लक्स डेंसिटी, राइट। आपको पता है जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, इसको लिखें। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वी नो दैट फ्लक्स डेंसिटी इज़ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये जो फ्लक्स डेंसिटी हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम B से,
राइट। तो इसका मतलब है कि हमने इस मटेरियल की, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फ्लक्स डेंसिटी लेनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ बच्चों हमें चाहिए एक मैग्नेटाइजेशन सोर्स। आम तौर पे जो हम एक्सपेरिमेंट, जो हम हिस्टैरिसीस लूप पढ़ेंगे, उसमें जो दूसरा वेरिएबल होगा जो कि मैग्नेटाइजेशन सोर्स होगा, दैट विल बी एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग करंट को यूज़ करेंगे एज ए मैग्नेटाइजेशन सोर्स। सो ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नेटाइजेशन सोर्स, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन में है। तो एक तरफ हम लेंगे जो फ्लक्स डेंसिटी विच इज़ बी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ हम लेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, और वो होगा एज ए मैग्नेटाइजेशन सोर्स। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट हाफ की तरफ, जिसमें हम हिस्टैरिसीस लूप ड्रॉ करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास एक स्पेसिमन है, और ये जो स्पेसिमन है ये हमारे पास एक मैग्नेटाइजेशन, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको सॉफ्ट आयरन है, स्टील है या कोई भी। तो ये हमारे पास स्पेसिमन है, राइट, दिस इज़ अ स्पेसिमन। और ये स्पेसिमन जो है ये जो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है। और इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बी है। इसके लिए जो यहाँ पे सोर्स है वो हम ये करते हैं कि हम लोग इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक सॉलिनॉइड जो है बच्चों, इसमें एक इसके अराउंड एक सॉलिनॉइड या एक वायर लपेट देते हैं, या यूँ कह लें कि ये जो हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, इस तरह से ये एक वायर है जो हमने इसके अराउंड लपेटी है, और इस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, इस वायर को जो हम कनेक्ट करते हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। तो ये हमारे पास जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की वजह से एक करंट आएगा, और ये जो करंट जो है इसमें फ़्लो करेगा इस तरह से। लेट्स से कि करंट की डायरेक्शन ये है, या करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वट एवर जो भी डायरेक्शन होगी। तो इस करंट के फ़्लो की वजह से, इस करंट के फ़्लो की वजह से जो हम जानते हैं राइट हैंड रूल, कि अगर ये एक सॉलिनॉइड है, एक वायर हमने ली, उसके अंदर ये हमने एक स्पेसिमन रखा, ये स्पेसिमन है जो इस सॉलिनॉइड के अंदर है, राइट, इसके ऊपर सॉलिनॉइड आ गया। अब ये जो स्पेसिमन है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें जो जब करंट फ़्लो करेगा तो हमें पता है कि करंट के फ़्लो की वजह से इस सॉलिनॉइड का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। चलें इसकी डायरेक्शन में डाउनवर्ड लेता हूँ, उसमें ज़रा आसानी रहेगी जैसे बुक में। तो हमारे पास इस सॉलिनॉइड में जो करंट है इसकी जो डायरेक्शन है, लेट्स से इस तरफ को ऐसे आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों जब इसमें करंट की ये डायरेक्शन बनेगी या करंट की ये डायरेक्शन बनेगी, तो इसके करंट के फ़्लो करने की वजह से इस सॉलिनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। और उस मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो जब हम इस करंट को पास करवाएंगे इस वायर में से, सॉलिनॉइड में से, तो ये यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड बना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को, लेट्स से कि ये बाहर से इस तरफ नॉर्थ टू साउथ, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव करेंगी ऐसे। तो ये जो इस तरह से ये सिचुएशन बनी कि ये जो स्पेसिमन था, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो एक्चुअली इस वक्त इस सॉलिनॉइड के अंदर मौजूद है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे, जब स्विच ऑन करेंगे, जब इसमें सॉलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जो स्पेसिमन है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो एक्चुअली उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग से, ये हमारे पास स्पेसिमन है, और यूँ हुआ कि ये जो स्पेसिमन है ये अब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास कर रही हैं।
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये करंट की वजह से, जो सोलिनॉइड में करंट पास किया उस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना। तो होगा बच्चों ये कि ये जो स्पेसिमन है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर डोमेन्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि जिस वक्त ये बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिस वक्त अभी हमने करंट जो है इसमें मूव नहीं करवाया, उस वक्त इस स्पेसिमन की जो डोमेन्स होंगी दैट विल बी रैंडमली अलाइंड, राइट। इधर राइट लेफ्ट अप डाउन डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, रैंडम डायरेक्शंस। लेकिन जिस वक्त हम करंट फ्लो करवाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा इस सॉलिनॉइड के अंदर, उस वक्त डोमेन्स जो होंगी वो अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो उन डोमेन्स की अलाइनमेंट स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। ये जो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस स्पेसिमन की जो डोमेन्स होंगी वो अलाइन होना शुरू होंगी। ऑलराइट बच्चों, अब हमने ये देखना है कि एक टाइम आएगा ये अलाइन होना शुरू हो जाएंगी और फिर मुकम्मल तौर पे अलाइन हो जाएंगी, ये वाली सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है बच्चों इस स्पेसिमन की फ्लक्स डेंसिटी, या यूँ कह लें कि इस स्पेसिमन का मैग्नेटाइज होना, कि ये स्पेसिमन कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हुआ है, उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। बी इज़ द फ्लक्स डेंसिटी और द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस स्पेसिमन। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है वो करंट जिसकी मदद से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और फिर ये स्पेसिमन मैग्नेटाइज हुआ। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है हमारे पास बी और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास करंट। तो हिस्टैरिसीस लूप जो है ये जो ड्रॉ होगा इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, और उसमें हम इस तरफ को लेंगे I और इस तरफ को हम लेंगे B, राइट। I जो है बच्चों ये वो करंट जो हम इस्तेमाल करेंगे एज ए मैग्नेटाइजेशन सोर्स, जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसमें इस स्पेसिमन को रखना है। और B जो है ये जो मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ है उस स्पेसिमन की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों यहाँ पे जो लूप बनेगा अभी आप देखेंगे, दैट लूप विल बी द हिस्टैरिसीस लूप। अब जो देखें इसको हम किस तरह से स्टडी करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट O, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब हम ये करंट अप्लाई करते हैं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमने अप्लाई किया, और इसको जो स्पेसिमन को यहाँ से ये ग्राफ बनाने से पहले ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो इस तरह से जो हमारे पास होता है, जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, और इसमें इस तरफ हम I लेते हैं और इस तरफ हम T ले लेते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, ये हम जानते हैं। इस तरह की फॉर्म होती है, करंट ज़ीरो है, फिर करंट मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद फिर करंट ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, इस तरह से वेरी करता है। अब देखिए मुझे जिस वक्त हम स्विच ऑन करेंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो करंट जो है वो बच्चों चलेगा ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ, राइट। हम जानते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। अब जिस तरह ये करंट ज़ीरो से मैक्सिमम जाएगा, राइट, करंट ज़ीरो से मैक्सिमम जाएगा, तो इस करंट की वजह से बनने वाला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको ये ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी जो जाएगा ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ, राइट। तो जैसे ये ऑल्टरनेटिंग करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, तो इस करंट की वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे यहाँ, उसकी वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम। और बच्चों जब ये करंट ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, उस वक्त जो ये स्पेसिमन होगा इसकी डोमेन्स अलाइंड होना शुरू हो जाएगी, राइट। जिस वक्त करंट ज़ीरो था, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, जब करंट मैक्सिमम हुआ उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया बी, और उस पोजीशन पर तमाम डोमेन्स अलाइंड होना शुरू हो गई या अलाइंड हो गई। इस चीज़ को जो इस ग्राफ के इस पार्ट में हम दिखाते हैं कि जिसमें हम ये शो करते हैं कि करंट भी बढ़ रहा है और मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है। ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करंट भी ज़ीरो है और यहाँ पर बी भी ज़ीरो है,
राइट। यानी करंट भी ज़ीरो, और करंट की वजह से इस स्पेसिमन की जो मैग्नेटाइजेशन है कि स्पेसिमन में ये जो डोमेन्स हैं वो कितनी अलाइंड हैं या स्पेसिमन कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, वो भी ज़ीरो है स्टार्ट में। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है उस स्पेसिमन की मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रही है। एक स्टेज आएगी जिस पर जाके ये ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर हम करंट बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, विच मीन्स कि अब उस स्पेसिमन की जो डोमेन्स हैं वो बिल्कुल अलाइंड हो चुकी हैं और वो स्पेसिमन बिल्कुल एक सैचुरेशन पे चला गया या फुली मैग्नेटाइज्ड हो गया, राइट। इस पॉइंट को जो हम कहते हैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। और सैचुरेशन का मतलब ये है कि हमने किसी स्पेसिमन को फुली मैग्नेटाइज्ड कर दिया, राइट। करंट बढ़ा, ठीक है। फिर से देखें, जब हमने स्विच ऑन किया, करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ, करंट ज़ीरो था, ज़ीरो से बढ़ना शुरू हुआ, तो करंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी बढ़ना शुरू हुआ और फिर मैक्सिमम हो गया। और फिर उस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को रखा उधर मैक्सिमम, और करंट को मैक्सिमम रखा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहा, और ये जो स्पेसिमन था ये फुली मैग्नेटाइज्ड हो गया, उसकी तमाम डोमेन्स अलाइंड हो गई, राइट। सो एट दैट पॉइंट वी से दैट पॉइंट इज़ ए, और इसको हम कहते हैं सैचुरेशन। इसका मतलब है मटेरियल इज़ नाउ फुली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। और करंट के ग्राफ में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बच्चों ज़ीरो से करंट यहाँ पे चला गया, ज़ीरो से करंट की वैल्यू बढ़ी और ये बढ़ के मैक्सिमम हो गई, राइट। अच्छा बच्चों, अब क्या होता है कि सडनली अब हम ये चाहते हैं कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें। ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिमूव कर दें, ख़त्म कर दें, और देखें कि इस केस में जो स्पेसिमन है वो किस तरह बिहेव करता है। तो इस पार्ट को जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो हमने यहाँ पे जो स्विच ऑफ कर दिया, करंट जो है वो ज़ीरो हो गया, और हमने ये देखा कि ये जो स्पेसिमन है उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है बी, वो बजाय ज़ीरो होने के वो इस पॉइंट ए से चल के यहाँ आ गई। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड आर। ये पॉइंट आपने समझना है। देखिए बेटा, जिस वक्त हमने इस करंट को ज़ीरो कर दिया, या ग्राफ में अगर आप देखें तो ये जो करंट था बच्चों वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मतलब कि मिनिमम होता हुआ बिल्कुल इस करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। जिस वक्त इस करंट की वैल्यू ज़ीरो हुई उस वक्त इस करंट की वजह से बनने वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो गया। मीन्स कि अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो मौजूद नहीं है। उस केस में हमने देखा कि ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये जो ग्राफ है, ये बच्चों ए पॉइंट से वापस ज़ीरो पे नहीं आया यहाँ पे, राइट। हो सकता है आपके ज़हन में आ जाए कि ए से वापस, जिस तरह आई ज़ीरो था, बी ज़ीरो था, तो फिर आई मैक्सिमम हुआ, बी भी वैसे ही मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब हमने आई को दोबारा ज़ीरो किया तो अब जो है वो मटेरियल ग्राफ वापस इधर नहीं आया बल्कि ग्राफ ए से चल के आर पे आ गया। इसका मतलब जो ये है, आर पे आने का मतलब ये है कि जिस वक्त हमने करंट को ज़ीरो किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हुआ, मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन जो थी वो ज़ीरो नहीं हुई। यानी ये जो स्पेसिमन था, ये जो स्पेसिमन हमने रखा है, इसकी जो डोमेन्स हैं वो एकदम से डी अलाइंड नहीं हुई। करंट को ज़ीरो कर दिया, बी ख़त्म हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया, लेकिन डोमेन्स अभी भी अलाइंड हैं, राइट। और एकदम से ऐसे नहीं कि जैसे रिमोट कंट्रोल में ऐसे बटन दबाया चैनल चेंज हो गया, ऐसे नहीं। मतलब कि हमने करंट को ज़ीरो किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, लेकिन डोमेन्स एकदम से वैसे ज़ीरो नहीं हुई, डी अलाइंड नहीं हुई, डोमेन्स अभी भी अलाइंड हैं। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट ग्राफ का आर, इस पॉइंट को जो आर कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं, आर का मतलब है रिटेंटिविटी, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रिटेंटिविटी, इसको यहाँ पे मैं लिख दूँ, आर स्टैंड्स फॉर रिटेंटिविटी, या इसको जो रेमनेंस भी कहते हैं, रेमनेंस या रिटेंटिविटी। इसका मतलब है जो रिटेन, रिटेंटिविटी इज़ फ्रॉम रिटेन, कि मटेरियल जो है या वो जो स्पेसिमन है उसने अभी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन किया है या रिमेंड रहा है। मतलब वो जो स्पेसिमन है वो मैग्नेटाइज्ड, रिमेंड मैग्नेटाइज्ड, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ये जो पार्ट है इस ग्राफ का, ए से ए आर पे आ गया, ये जो ओ से लेके आर तक ये जो पार्ट है इसको बच्चों हम रिटेंटिविटी कहते हैं। कुछ स्पेसिमन ऐसे हैं जिनमें ये वाला
ये वाली लेंथ जो है वो कम होगी, कुछ स्पेसिमन ऐसे हैं जिनमें ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी। तो बच्चों ग्राफ के इस पार्ट से ओ से लेके यहाँ से सेंट्रल ओ से लेके, ये आपको ये भी हो सकता है कि कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि जब ये ग्राफ बना हो तो आपसे पूछा जाए कि ये ओ से लेके आर तक जो ग्राफ का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको रिटेंटिविटी कहते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उनकी रिटेंटिविटी डिफरेंट होगी, तो उसको ग्राफ के इस पार्ट से दिखाया जाएगा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ऑलराइट, अच्छा जो अब क्या होगा कि अब हमने करंट को ज़ीरो कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो था ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया और मटेरियल अभी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन किए हुए हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो, यानी इसकी जो डोमेन्स हैं ये डी अलाइंड हों, राइट। उसके लिए एक तो ये है कि हम वेट करें बहुत ज़्यादा जिसमें ये डोमेन्स आहिस्ता आहिस्ता डी अलाइंड हों। दूसरा तरीका अब जो ये है कि अगर हम इस स्पेसिमेन का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इसको रखते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, राइट। जैसे मैंने शुरू में अपनी एक एग्जांपल में बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए, नॉर्थ को इधर कर दिया, साउथ को इधर, अगर ये टेक्निक अपनाई जाए तो उस मटेरियल की डीमैग्नेटाइजेशन फास्ट हो जाएगी, वो जल्दी डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस सॉलिनॉइड में हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। पहले करंट इस तरफ को ऐसे फ्लो कर रहा था, अब जो यूं अगर करंट फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट थी। अब अगर हम ये करें कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ऑटोमेटिकली खुद ही रिवर्स हो जाती है। हम जानते हैं कि ये वाला एंड जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाफ साइकिल, नेक्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग है तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब जब इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले इसकी डायरेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट है, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये भी चेंज होगी। लेट्स से कि इस गिवन सिचुएशन में अब इसकी डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ हो गई, अब बी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। यानी कि अब हमने करंट को रिवर्स कर दिया। करंट को रिवर्स करने के को यहाँ पे बच्चों हम दिखाएंगे ग्राफ में कि करंट की वैल्यू जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो अब देखें बच्चों हॉरिजॉन्टल में करंट वेरी करेगा लेफ़्ट राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ में यहाँ से पीछे की तरफ आऊँ तो इसका मतलब है कि करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में यानी रिवर्स हुई है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, इसीलिए इस ग्राफ को नेगेटिव साइड पे हमने ड्रॉ किया है। यानी आर से वापस आएंगे हम यहाँ तक, इस पॉइंट को बच्चों हम कहेंगे सी, राइट। तो इस पॉइंट सी का मतलब है कि यहाँ पर मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है या उस स्पेसिमन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिक एबिलिटी है, वो इस पॉइंट सी पर आकर ज़ीरो हो गई। यानी इस पॉइंट सी पर आके उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो गई या फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हो गई उस मटेरियल की, उस स्पेसिमन की, राइट। ये आप देख सकते हैं। तो सी का मतलब कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। इसका मतलब है कि ये जो डोमेन्स थी जो पहले अलाइंड थी, ये डोमेन्स अब डी अलाइंड हो गई, ठीक है। डोमेन्स डी अलाइंड हुई, जाहिर बात है बच्चों डी अलाइंड होने को ही हम मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी तो ये डोमेन्स तेज़ी के साथ इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की और डायरेक्शन चेंज करके ये डी अलाइंड हुई और इस पॉइंट सी के ऊपर आकर इसकी जो मैग्नेटाइजेशन थी इस स्पेसिमन की वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ठीक है। और ये पॉइंट जो है सी, इस पॉइंट पर बच्चों जो करंट की वैल्यू है उसको हम कहते हैं कोर्सिव करंट, COERCIVE। तो उस करंट को हम कहते हैं कोर्सिव करंट, जिस करंट पे मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गई, राइट, दैट इज़ कॉल्ड कोर्सिव करंट। और इस बिहेवियर को फेरोमैग्नेट के इस बिहेवियर को हम कहते हैं कोर्सिविटी, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं कोर्सिविटी। और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया है ग्राफ में हमने पॉइंट सी के साथ, ठीक है। तो पॉइंट सी जो है दैट मीन्स कोर्सिविटी। करंट हैज़ रिवर्स्ड, करंट को रिवर्स किया, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना वो रिवर्स हुआ और मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया। अब जो करंट रिवर्स है और इस करंट के रिवर्स होने के बाद अब ये करंट रिवर्स भी हुआ
और करंट अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पे जब ये जाएगा रिवर्स होने के बाद, तो उस पॉइंट पर जाके दोबारा से ये जो डोमेन्स होंगी ये फिर से अलाइंड हो जाएंगी, लेकिन अब इन डोमेन्स की अलाइनमेंट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अब चूंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड 20 डायरेक्शन में है, अब ये तमाम डोमेन्स जो हैं जो पहले इस तरह अलाइंड थी, चलिए अगर इसको ग्राफिकली हम देखें तो अब इनकी जो अलाइनमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी पहले ये डोमेन्स इस तरफ को मैंने शो की थी अलाइंड हैं, अब ये डोमेन्स इस तरफ को अलाइंड होंगी, चूँकि अब बी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो अब ये डोमेन्स जो हैं जो इस तरह से अलाइंड होंगी इस डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में जो इस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन है वो रिवर्स हो गई और इस डायरेक्शन में अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ, राइट। सी पर ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, मुकम्मल तौर पे डीमैग्नेटाइज्ड हुआ। जब हमने करंट को रिवर्स रखा, करंट रिवर्स ही रहा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी इस तरफ ही रही, तो ये मटेरियल डीमैग्नेटाइज्ड होने के बाद दोबारा मैग्नेटाइज्ड होना शुरू हुआ और अब इसके मैग्नेटाइज होने की डायरेक्शन इस बी के मुताबिक होगी। अब ये मटेरियल दूसरी तरफ को मैग्नेटाइज होना शुरू होगा और इस पॉइंट पर आके जो इस पॉइंट डी पर आके फिर से वही सिचुएशन बनेगी कि अब ये मटेरियल दोबारा सैचुरेशन पे जाएगा, विच मीन्स के अब ये मटेरियल दोबारा मैग्नेटाइज्ड है और ऑपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। यानी पहले ये मटेरियल जो है ये जो इस तरफ को मैग्नेटाइज था, अब ये मटेरियल इसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे मैग्नेटाइज्ड है। तो इस यहाँ से क्या हुआ बच्चों, ए पर ये मटेरियल मैग्नेटाइज था, फुली मैग्नेटाइज्ड था, सैचुरेशन की सिचुएशन थी। फिर वहाँ से हमने करंट को ज़ीरो किया तो मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड रहा, राइट, डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, रिटेंटिविटी रही उसमें। फिर हमने करंट को ऑपोजिट ही रखा तो करंट की किसी वैल्यू पे जाके ये मटेरियल जो है वो बिल्कुल उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो गई और करंट अभी भी मौजूद है रिवर्स डायरेक्शन में, तो मटेरियल दूसरी डायरेक्शन में फिर सैचुरेशन पे चला गया और मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। अगर इसको आप ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ से देखना चाहते हैं बच्चों, तो ये करंट जब हमने रिवर्स किया तो ये रिवर्स डायरेक्शन है करंट की, ये जो नीचे वाला हाफ है इसमें यहाँ कहीं पे जाके बच्चों करंट की कोई वैल्यू होगी जिस पर कोर्सिविटी यानी मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हुई और इस पॉइंट पे जाके करंट की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है रिवर्स डायरेक्शन में, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज्ड होगा। तो पहले मटेरियल यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड था, सैचुरेशन यहाँ थी, सैचुरेशन वाली सिचुएशन यहाँ थी, फिर यहाँ पे जो ये यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो फुली मैग्नेटाइज्ड है और इस पॉइंट पर सैचुरेशन की कंडीशन बन गई है। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। तो दो दफ़ा जो है बच्चों ये सैचुरेशन हुई यहाँ पे, तो एक दफ़ा यहाँ सैचुरेशन एक डायरेक्शन में और एक दफ़ा यहाँ सैचुरेशन जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोबारा बच्चों ये जो स्पेसिमन है ये फिर मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज्ड, इसकी डोमेन्स अलाइंड हो चुकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो हम फिर से ये करते हैं कि इस करंट को फिर ज़ीरो कर देते हैं, राइट, ताकि देखें कि ये स्पेसिमन की क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो बच्चों हमने फिर से करंट को ज़ीरो कर दिया, करंट फिर से मैक्सिमम से एकदम से ये करंट जो है वो ज़ीरो पे चला गया, करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। जैसे ही बच्चों करंट ज़ीरो हुआ और ये जो बी है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया। करंट ज़ीरो हुआ, करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गया, लेकिन बच्चों मटीरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड रहेगा, रीटेन करेगा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। मटेरियल ज़ीरो फुली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड होगा। इसलिए ये ग्राफ दोबारा डी पॉइंट से जो यहाँ पे जाएगा विच इज़ अगेन द सेम, और इस पॉइंट को जो फिर हम कहेंगे, जैसे हमने इस तरफ इसको आर कहा था, इस पॉइंट को फिर हम कहेंगे आर प्राइम। मतलब ये है कि ये भी रिटेंटिविटी है। जब हमने आई को ज़ीरो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी ज़ीरो हो गया, मटेरियल अभी भी उसने वो मैग्नेटाइज ही है, उसकी डोमेन्स अभी भी अलाइंड हैं और मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। तो रिटेंटिविटी, ये भी पॉइंट बच्चों रिटेंटिविटी हुआ। जैसे ये आर था, जब हमने सैचुरेशन से करंट ज़ीरो किया रिटेंटिविटी, फिर सैचुरेशन से करंट ज़ीरो किया तो रिटेंटिविटी बन गई, राइट।
तो मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। अब हम फिर चाहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये डीमैग्नेटाइज्ड हो और इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो। तो उसमें एक तो बच्चों ये है कि इसको ऐसे रहने दें, फिर कुछ टाइम लगेगा जिसमें ये इसकी डोमेन्स डी अलाइंड होंगी और इसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी हो, तो उसके लिए फिर से बच्चों इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे। फिर से बच्चों करंट की डायरेक्शन वही होगी जो पहले थी, जो करंट की डायरेक्शन पहले बनी थी स्टार्ट में। और यानी यहाँ से बच्चों ये करंट की वैल्यू 0 से बढ़ के ये करंट की वैल्यू जाएगी मैक्सिमम पे। तो हम बच्चों करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। फिर से बच्चों ये जो बी है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस बी की जो डायरेक्शन है वो फिर से हम लोग बनाएंगे इस डायरेक्शन में, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे में शो कर देता हूँ। फिर से इस बी की डायरेक्शन बच्चों हो गई लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अब जो मटेरियल जो है वो दोबारा ये जो इसकी डोमेन्स हैं इस स्पेसिमेन की, वो फिर से डी अलाइंड होना शुरू होंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू होगी। और उनकी डायरेक्शन चेंज होते हुए ये जो डोमेन्स हैं ये इतनी डी अलाइन होंगी कि वो मटेरियल फिर से डीमैग्नेटाइज्ड होगा। तो फिर से डीमैग्नेटाइज्ड होने को इस ग्राफ में जो हम यहाँ ऐसे शो करेंगे, इस तरफ को ऐसे शो कर देंगे कि ये रिटेंटिविटी से ये ग्राफ दोबारा जाएगा यहाँ पे और इस पॉइंट को जो कहेंगे सी प्राइम, राइट। तो जैसे सी था इस तरफ हम इसको शो करेंगे सी प्राइम। तो सी प्राइम मीन्स कोर्सिविटी, यानी फिर कोर्सिविटी बिहेवियर आ गया। कोर्सिविटी मीन्स कि हमने जो करंट को रिवर्स करके करंट को फिर रिवर्स किया तो ओरिजिनल डायरेक्शन में चला गया, अब रिवर्स होके उस करंट को रिवर्स करने पर दोबारा मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो हो गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट सी प्राइम पे फिर वो मटेरियल उसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गई, डीमैग्नेटाइज्ड होगी डोमेन, और इस वक्त मटेरियल बिल्कुल भी मैग्नेटाइज्ड नहीं है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा और इसको बच्चों हम कहेंगे सी प्राइम। और ये सी प्राइम जो है ये करंट की कोई वैल्यू है, यहाँ पे करंट की कोई वैल्यू है जिस पर ये मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन फिर से बच्चों जब ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा बी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोबारा ये जो डोमेन्स हैं ये अलाइंड होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। यानी जिस वक्त बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया तो डोमेन्स डी अलाइंड हो गई। तो अब दोबारा हमने जब मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश कर दिया इस डायरेक्शन में, तो फिर से बच्चों सारी डोमेन्स इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गई। तो जब ये सारी डोमेन्स इस डायरेक्शन में अलाइंड होंगी तो इसका मतलब है कि ये जो वही सिचुएशन जो ओरिजिनल थी जिसमें हमने स्टार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया था, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मटेरियल इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था। तो ग्राफ में बच्चों ये जो पॉइंट होगा वो सी प्राइम से चलेगा और इस तरह से वापस ए पर आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ए से स्टार्ट हुआ आर पे, फिर सी, फिर डी, फिर आर प्राइम, सी प्राइम और ए। इस तरह बच्चों ये जो ग्राफ बना हमारे पास, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ इसको हम कहेंगे हिस्टैरिसीस लूप। और ये ग्राफ जो है ये जो एक्सप्लेन कर रहा है किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ओवरऑल बच्चों आप देखें तो हमारे पास एक स्पेसिमन था जिसको हमने एक सॉलिनॉइड के अंदर रखा, फिर सॉलिनॉइड में ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ये स्पेसिमन मैग्नेटाइज हुआ एक डायरेक्शन में, फिर उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हुई, फिर वो मैग्नेटाइज हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हुई, फिर वो मैग्नेटाइज हुआ ओरिजिनल डायरेक्शन में। ठीक है। तो ए पॉइंट पर बच्चों ये क्या है, ये मटेरियल फुली मैग्नेटाइज्ड है, करंट इस तरफ एस्टेब्लिश है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और ये जो स्पेसिमन है ये मैग्नेटाइज हो गया इस डायरेक्शन में, इसकी तमाम डोमेन्स अलाइंड हो गई इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट को हमने ए कहा। उसके बाद हमने स्विच ऑफ किया, करंट को ज़ीरो कर दिया, मटेरियल जो है वो बिल्कुल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो ग्राफ ए से चलकर आ गया आर पे, राइट। ए से वापस ज़ीरो पे नहीं गया, तो ग्राफ ए से चल के आ गया आर पे। इस आर पॉइंट को हम कहेंगे रिटेंटिविटी। इसका मतलब है मटेरियल जो है अभी मैग्नेटाइज है।
ठीक है, डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए करंट को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो गया। उसने अब डोमेन्स को डी अलाइन करना शुरू किया और इस सी पॉइंट पे जाके मटेरियल फुली डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है बच्चों, और फिर डीमैग्नेटाइज होते हुए करंट को हमने उसी डायरेक्शन में मेंटेन रखा, तो उस डायरेक्शन में अब डोमेन्स फिर से अलाइंड होगी, तो उस डायरेक्शन में मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज्ड हो गया। जब मटेरियल उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो गया तो वो फिर सैचुरेशन की सिचुएशन बनी, और हम कहा कि फिर से जैसे पॉइंट ए था वैसे ही पॉइंट डी आ गया, मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज्ड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बच्चों हमने उस सिचुएशन में फिर करंट को ज़ीरो कर दिया, तो मटेरियल ग्राफ जो है वो डी से आर प्राइम पे चला गया, जिसका मतलब है मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, आर प्राइम। फिर आर प्राइम जो है रिटेंटिविटी रही उसकी भी, अभी भी मटेरियल ने रिटेन किया। फिर हमने करंट को रिवर्स किया, फिर चेंज की करंट की डायरेक्शन, फिर मटेरियल डीमैग्नेटाइज्ड हो गया, और फिर करंट को मेंटेन रखा, तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज्ड होने के बाद फिर मैग्नेटाइज हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है जो मुकम्मल मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को एक्सप्लेन करता है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, इस ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ओके, इस ग्राफ को यहाँ पे दोबारा मैं ड्रॉ करूँ और इसके की पॉइंट्स लिखूँ, ये आप लोग नोट करें। तो ये जो हमारे पास एक इस तरह से, इस तरफ हमारे पास आई और इस तरफ हमारे पास बी, ये स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को कहेंगे सैचुरेशन, फिर सी, फिर डी, फिर यहाँ से आर, फिर ये और वापस ए। इस ए पॉइंट को बच्चों हम कहेंगे सैचुरेशन, और इस पॉइंट पर मटेरियल होगा फुली मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है बच्चों इसको कहेंगे सी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज्ड है, उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है। यहाँ पर मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है, फुली मैग्नेटाइज्ड। उसके बाद जो ये जो पॉइंट है डी, इसको कहेंगे ये फिर सैचुरेशन है, और इस पॉइंट का मतलब है कि मटेरियल फिर से मैग्नेटाइज्ड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको सी प्राइम कहेंगे, तो यहाँ पे मटेरियल फिर से डीमैग्नेटाइज्ड है या उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है। तो ये बच्चों एक कंप्लीट साइकिल है, राइट। ये कंप्लीट साइकिल है जो स्टार्ट होता है ए से। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो ए पे मैग्नेटाइज्ड, फिर सी पे डीमैग्नेटाइज्ड, फिर जो डी पे दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड, और सी प्राइम पे फिर से डीमैग्नेटाइज्ड, और ए पे मैग्नेटाइज्ड। तो एक तरह से जो ये चलता है सिलसिला मैग्नेटाइज्ड से चल के फिर डीमैग्नेटाइज्ड, राइट। तो मैग्नेटाइज्ड से शुरू होगा, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड से जो चलेगा तो ये मटेरियल होगा मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर मैग्नेटाइज्ड से डीमैग्नेटाइज्ड होगा, और फिर मैग्नेटाइज्ड। तो ये एक साइकिल जो बन गया, ये एक साइकिल बन गया जिसमें मटेरियल कॉन्टीन्यूसली मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर पहली डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड, इस तरह से। तो ये लूप बन गया बच्चों, इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो इस लूप में बच्चों ये जो ओ से लेके आर तक है, ये आप याद रखें कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उसमें ये जो पोर्शन होगा ओ से आर वाला, ये वाला पोर्शन, या आप जो इसको इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। अब ये थोड़ा इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, थोड़ी मेरी ड्राइंग में हो गया कमोवेश। तो ये जो है जो इसको रिटेंटिविटी कहेंगे, ठीक है। तो जिस भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी देखनी हो तो वो इस पार्ट से देख सकते हैं। इस तरह जो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर्सिविटी देखनी हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं, ओ सी से या ओ सी प्राइम से। तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ में, और इन दोनों से
मिलकर ये जो ग्राफ होता है इसका टोटल एरिया बनता है। ठीक है, अब आप देखें कि जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी, जिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी, उसमें जो ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, और उसकी अगर कोर्सिविटी भी ज़्यादा है तो फिर ये वाला एरिया, ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी। जितना बच्चों ये लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी ये लेंथ ज़्यादा होगी, उतना ये ग्राफ बड़ा बनेगा, राइट, उतना इस ग्राफ का एरिया ज़्यादा होगा। और जितना ये दोनों OR और OC की वैल्यूज़ कम होंगी, उतना ये ग्राफ जो है ओवरऑल थिन बनेगा और इसका एरिया कम होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, सैचुरेशन, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, ये वाले। इसमें बच्चों एक है हमारे पास जो टर्म है वो है हिस्टेरेसिस। इसमें एक चीज़ हम देखेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन है इस स्पेसिमन की, फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमन की जो मैग्नेटाइजेशन है, वो एक्चुअली हम कहेंगे कि दैट मैग्नेटिज्म ऑफ स्पेसिमन लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन सोर्स। अब इस केस में जो मैग्नेटाइजेशन सोर्स था वो हमने लिया था करंट। तो हम ये देखते हैं कि जिस वक्त मटेरियल फुली मैग्नेटाइज होता है उस वक्त करंट मैक्सिमम होता है। जब जो हम देखते हैं कि सैचुरेशन से ये रिटेंटिविटी R पे हम लोग आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने करंट को ज़ीरो कर दिया लेकिन मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है ना, R का मतलब है कि मटेरियल अभी मैग्नेटाइज्ड है और करंट ज़ीरो हो गया। तो करंट ज़ीरो और करंट मैग्नेटाइजेशन अभी है, तो मैग्नेटाइजेशन है और करंट ज़ीरो हुआ, मीन्स के करंट लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्पेसिमन। मैग्नेटाइजेशन है, करंट ज़ीरो है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैग्नेटाइजेशन हमने ज़ीरो की, करंट को रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है ना, तो करंट की रिवर्स वैल्यू भी लैग्स बिहाइंड होगी। अगर मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है, करंट नेगेटिव है, तो करंट अभी भी कम है। इस सेंस में आप सोच सकते हैं कि ज़ीरो से नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी होती हैं। बी तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे और करंट नेगेटिव है, तो वो अभी भी पीछे है, लैग्स बिहाइंड। फिर मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हुई और करंट मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर से वही प्रोसेस जो A से D तक, वही D से फिर वापस A तक। तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है और जो करंट है, मैग्नेटाइजेशन सोर्स, तो मैग्नेटाइजेशन जो है दैट एक्चुअली लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन सोर्स, राइट। तो मैग्नेटाइजेशन जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो जब मैग्नेटाइज होता है तो वो अपनी मैग्नेटिज्म को रखता है कुछ देर, और मैग्नेटाइजेशन सोर्स के साथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी होमोजीनियस से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। थोड़ा गैप है इसमें कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो और होती है और जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो और होता है। तो ये जो गैप है इसका, ये मतलब इसमें गैप रहेगा, ये होमोजीनियस या सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपने इसमें जो याद रखना है। दूसरा मुझे ये याद रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में ये जो साइक्लिक प्रोसेस था, जिसमें A से R, R से C और C से D, यानी मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइज्ड हुआ और फिर डीमैग्नेटाइज्ड से मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज और फिर मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कुछ एनर्जी है जो डिसिपेट हुई है, राइट। तो इस जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैग्नेटाइजेशन सोर्स या करंट हम यूज़ कर रहे हैं इस मटेरियल को स्टडी करने के लिए, तो बहुत सारी कुछ एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंड करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरह का है। तो कुछ एनर्जी यूज़ हुई इस मटेरियल के इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डी, तो वो लॉस है। इसको जो हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, राइट, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ये होगा, और ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है जो इसकी कैलकुलेशन जो है ये हम कर सकते हैं इस ग्राफ के एरिया से, राइट। तो ये जो ग्राफ का एरिया है, इस एरिया से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस ग्राफ का एरिया कम होगा, इसका मतलब होगा कि वहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस कम हुआ, क्योंकि वहाँ जल्दी ये प्रोसेस हो गया, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। ये जो प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये जल्दी हो गया, जिसका मतलब है कम एनर्जी का लॉस हुआ। तो जिस ग्राफ का एरिया कम होगा, उसका मतलब होगा कि उसमें जो एनर्जी लॉस हुआ है वो कम है। और जिस ग्राफ का एरिया बड़ा होगा, जिस मटेरियल का ग्राफ का एरिया बड़ा होगा, इसका मतलब है वहाँ मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये जो पूरा साइकिल है वो देर से हुआ है, विच मीन्स के ज़्यादा एनर्जी हमारी यूज़ हुई है इस पूरे प्रोसेस में।
तो जैसे जो एग्जांपल है कि आयरन है, आयरन के लिए अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो इसका एरिया कम होता है, और अगर स्टील के लिए हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो इसका एरिया बड़ा होता है, विच मीन्स कि आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज और फिर मैग्नेटाइज, यानी इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में आयरन जल्दी से गुजर जाता है, जल्दी इस साइक्लिक प्रोसेस से गुजरता है, और स्टील जो है वो इस साइक्लिक प्रोसेस से में देर से गुजरता है। तो स्टील के लिए जो एनर्जी होगी, जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, और जो आयरन है उसके लिए जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम होगा। ठीक है, और ये जो बच्चों हमारे पास ग्राफ है हिस्टैरिसीस लूप, इससे हम लोग किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं कि आया वो एक परमानेंट मैग्नेट बन सकता है या वो एक टेम्पोरेरी मैग्नेट बन सकता है। जैसे स्टील है, अगर उसको इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस से गुजारें या हिस्टैरिसीस लूप उसका ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि स्टील जो है उसके अंदर बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। वो एक मुकम्मल मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन में एक ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा एनर्जी उस पर कंज्यूम होती है। तो स्टील इज़ गुड फॉर बिकमिंग अ परमानेंट मैग्नेट। और इसके कंपैरिजन में अगर हम सॉफ्ट आयरन देखें तो उसमें जल्दी कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। दैट मीन्स के आयरन जो है दैट इज़ गुड फॉर टेम्पोरेरी मैग्नेट। आयरन को टेम्पोरेरी मैग्नेट के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हिस्टैरिसीस लूप से जो हम इस तरह से कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो नैरो ग्राफ एरिया है या लार्ज एरिया है, इससे हम लोग किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अब हिस्टैरिसीस लूप जो है अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसके तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। और ओके बच्चों, ऑलराइट, अगर कोई है क्वेश्चन आपके माइंड में तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें या डायरेक्ट मुझे सेंड करें, उस पर फिर आपसे डिस्कशन होगी। एक सेपरेट लेक्चर वीडियो भी बन सकती है और वहीं पे भी उसको आंसर किया जा सकता है। तो ऑलराइट बच्चों, इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।